15 अगस्त 1947 यूँ तो भारत आज़ाद हो गया था, लेकिन आज़ादी के साथ ही हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां मौजूद थी, जिसमें से पहली चुनौती थी राष्ट्र निर्माण करने की चुनौती। क्योंकि उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा, कई रजवाड़ों में बंट जाएगा, है ना। लेकिन इसमें सरदार पटेल ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार पटेल जी ने सभी रजवाड़ों को भारतीय संघ में शामिल किया। तो इसके बारे में हमने पहले चैप्टर में समझा है। हमारा जो दूसरा चैप्टर है वो लोकतंत्र के बारे में है। वैसे चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। लेकिन इस चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई। जो प्रथम आम चुनाव था वो किस तरीके से चुनौतियों से भरा हुआ था, और ऐसा भी माना जा रहा था कि भारत में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, क्योंकि लोकतंत्र केवल अमीर देशों में ही स्थापित हो सकता है। क्योंकि लोकतंत्र की स्थापना के लिए चुनाव करवाने होते हैं, चुनाव आयोग की स्थापना करनी होगी, बहुत सारे काम होते हैं जिसमें बहुत सारा पैसा खर्च होने वाला था। तो ऐसा माना जा रहा था कि भारत जैसे देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। लेकिन हमारे नेताओं ने सपना देखा था, हमारे लोगों ने सपना देखा था कि भारत आज़ाद होगा तो लोकतांत्रिक व्यवस्था ही भारत में कायम होगा, ठीक है। क्योंकि उनको मालूम था कि अगर एक बार भारत में अलोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हो गया ना, तो दोबारा लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सकता, है ना। जैसे हम चाइना की बात कर ले, हम पाकिस्तान की बात कर ले, यहाँ पे एक बार अलोकतांत्रिक व्यवस्था आ गई तो क्या दोबारा लोकतंत्र की स्थापना परमानेंट वहाँ पे हो पाई? नहीं हो पाई, है ना। तो लोकतंत्र की स्थापना करने की भी एक बहुत ही गंभीर चुनौती हमारे सामने मौजूद थी। तीसरी समस्या आपको पता है नियोजित विकास करने की, जिसके बारे में हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे, और तीसरे चैप्टर की वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। तो नियोजित विकास की राजनीति में हमें, या नियोजित विकास करने की चुनौती में क्या सामना करना पड़ता कि हमारे पास उस समय संसाधन मौजूद नहीं था, है ना। किस तरीके से अपने संसाधनों का जो हमारे पास सीमित संसाधन है उसको हम कैसे नियोजित तरीके से इस्तेमाल करें कि अमीर गरीब सभी की भलाई हो सके, सभी को हम साथ लेके चल सके, ठीक है। तो ये 3 प्रकार की चुनौतियां हमारे देश के सामने आज़ादी के बाद मौजूद थी। लेकिन इस चैप्टर में हम लोकतांत्रिक व्यवस्था का जो एक तरीके से चुनौती था उसको हम समझेंगे। लोकतंत्र स्थापित करने को लेकर जो भी चुनौतियाँ आई थी उसको हम समझने वाले हैं। तो चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। हमारी जो बुक है लोकतांत्रिक राजनीति वाली, उसका चैप्टर नंबर है 2, ठीक है। तो चलिए आगे इस चैप्टर में जो भी टॉपिक दे रखे हैं उसको हम समझना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, लोकतंत्र की स्थापना के लिए जरूरी है कि चुनाव हो, है ना। पार्टियों की स्थापना की जाए, पार्टियां चुनाव में लड़े, चुनाव में खड़े हो, और उसके बाद चुनाव हो, ठीक है। इसके लिए चुनाव आयोग का गठन किया गया, जिसका मेन काम था भारत में जितने भी चुनाव होंगे, राज्यसभा के, विधानसभा के या फिर लोकसभा के, वो सभी प्रकार के चुनाव को करवाएगा। और चुनाव आयोग का जो पहले चुनाव आयुक्त जो थे वो सुकुमार सेन थे, ठीक है। चुनाव आयोग की स्थापना जनवरी 1950 में की गई थी, जिसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी भारत के चुनाव करवाने की। पहले आम चुनाव को करवाने में चुनाव आयोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि चुनाव आयोग को पहला आम चुनाव जो था उसको करवाने में कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। देखिए, पहली समस्या थी चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना, है ना। चुनाव करवाने के लिए जरूरी था कि भाई चुनाव के अलग अलग जो क्षेत्र है उसका सीमा तय किया जाए। इसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। दूसरी समस्या थी मतदाता सूची तैयार करना। मतदाता सूची तैयार करने का मतलब ये है कि जो भी वयस्क लोग हैं, वयस्क व्यक्ति है, उन सभी का नाम मतदाता सूची में दर्ज किया जाए। उस समय भारत में लगभग 17 करोड़ मतदाता थे, जिसमें से अगर हम महिलाओं की नाम की बात करें, बहुत सारे महिलाओं का नाम चुनाव जो मतदाता सूची उसमें दर्ज ही नहीं किया गया, ठीक है। बहुत सारों का दर्ज किया भी गया तो अल्लाह की बेटी, फला की बीवी, मतलब उनका खुद का नाम दर्ज नहीं किया गया, ठीक है। मतलब 40 लाख महिलाओं का नाम ऐसे दर्ज किया गया था, अल्लाह की बेटी, फला की बीवी, इस तरीके से दर्ज किया गया। तो इस मतदाता सूची को चुनाव आयोग ने मानने से मना कर दिया। इसके अलावा भारत में साक्षरता की भी कमी थी। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे, वो चुनाव के तरीके को समझ नहीं सकते थे, है ना। मतदान करने का जो तरीका था उसको भी नहीं समझ सकते थे। तो ये भी एक बहुत ही गंभीर समस्या थी। चौथी समस्या थी चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देने की, क्योंकि उस समय भाई नॉलेज नहीं था किसी को, चुनाव कैसे होगा, किस तरीके से होगा, किसी को मालूम नहीं था। मैं आपको बता दूं, लगभग हमारे को 489 सांसद चुनने थे, और विधायकों की बात करें तो 3200 विधायकों को चुनना था, ठीक है। तो इसके लिए चुनाव आयोग को क्या करना पड़ा, लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा चुनाव अधिकारियों, चुनाव कर्मियों को प्रशिक्षण देना पड़ा, ट्रेनिंग देना पड़ा। तो ये भी एक बहुत गंभीर समस्या थी। इसके अलावा गरीबी भी एक रीजन था जिसकी वजह से चुनाव करवाना बहुत ज़्यादा टफ था। ऐसा माना जा रहा था कि लोकतंत्र केवल धनी देशों में ही कायम हो सकता है, गरीब राष्ट्र
लोकतंत्र को नहीं चला सकते, चुनाव नहीं करवा सकते, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा धन दौलत खर्च होने वाले थे, पैसे खर्च होने वाले थे, है ना। तो ये सभी आप पॉइंट्स बता सकते हैं जिसकी वजह से भारत में प्रथम आम चुनाव में समस्याएं आई थी। प्रथम आम चुनाव को करवाते समय चुनाव आयोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा था। देखो, भारत में जो पहला आम चुनाव हुआ उसकी ना कई जगह से आलोचना की गई, कई लोगों ने इसकी आलोचना की। एक हिंदुस्तानी संपादक ने इसको इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया। ऑर्गेनाइजर नामक पत्रिका ने लिखा कि जवाहरलाल नेहरू अपने जीवित रहते ही ये देख लेंगे और पछताएंगे कि भारत में सार्वभौमिक मताधिकार असफल रहा। ठीक, इस तरीके से भारत की आलोचना की गई। वैसे तो चुनाव भाई 2 बार स्थगित किए गए। जो चुनाव वैसे हुआ वो 1951 के अक्टूबर से लेके 1952 के फरवरी महीने तक चला, लेकिन भारत के अधिकांश हिस्से में जो वोट डले वो 1952 में ही डले थे, इसलिए इसको 1952 का ही आम चुनाव कहा जाता है। और इसमें कंपटीशन भी तगड़ा था, ठीक है, प्रतिस्पर्धा भी हुआ। हर एक सीट पर 4 उम्मीदवार खड़े थे मैदान में, लेकिन कांग्रेस ने इस चुनाव में बाजी मारी और ये पहला जो आम चुनाव था वो बिल्कुल सफल सिद्ध हुआ और जितने भी आलोचक थे उनका मुंह बंद कर दिया। तो इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया ने माना कि चुनाव ने उन सभी आलोचकों के संदेह पर पानी फेर दिया जो सार्वभौमिक मताधिकार की इस शुरुआत को इस देश के लिए जोखिम का सौदा मानते थे। देश से बाहर के जो भी लोग थे वो भी हैरान थे इसको देख के कि भारत में कैसे गरीब एक राष्ट्र में कैसे लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, चुनाव सफल हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा कि यह बात हर जगह मानी जा रही है कि भारतीय जनता ने विश्व के इतिहास में लोकतंत्र के सबसे बड़े प्रयोग को बखूबी अंजाम दिया और 1952 का जो आम चुनाव था वो पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से लोकतंत्र के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। तो हमारा जो पहला जो आम चुनाव था वो पूरी तरीके से सफल सिद्ध होता है और हमने पूरी दुनिया के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित किया, क्योंकि हम गरीब राष्ट्र थे, है ना, अनपढ़ लोग थे यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी सफल चुनाव हुआ यहाँ पे और इसने ही दुनिया के लिए एक तरीके से मील का पत्थर साबित किया। मतलब दुनिया को ये दिखाया कि हाँ भाई, गरीब राष्ट्र होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती। चलिए अब हम अगले टॉपिक की बात करते हैं। तो प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। कांग्रेस पार्टी ने हर आम चुनाव में बहुमत प्राप्त किया। जैसे कि अगर हम पहले आम चुनाव की बात करें जो कि 1952 में हुआ था, इसमें लोकसभा की 489 सीटें थी। 489 सीटें में से 394 यानी कि 364 सीटें कांग्रेस पार्टी के झोली में गई। हम अगर दूसरे आम चुनाव की बात करें जो कि 1957 में हुए थे, उसमें लोकसभा की सीटें 494 है ना, उसमें से 371 सीटें कांग्रेस के झोली में गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तीसरे आम चुनाव की जो कि 1962 में हुआ था, इसमें भी लोकसभा की सीटें 494 थी और इसमें से 361 यानी कि 361 सीटें कांग्रेस के झोली में गई थी। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि तीनों आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी का ही प्रभुत्व था, कांग्रेस पार्टी का ही दबदबा था। तो ये आखिरकार कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व क्यों रहा 3 आम चुनाव में? 3 आम चुनाव में लगातार कांग्रेस पार्टी ने क्यों जीत हासिल किया, उसके रीजन को भी हम अब समझते हैं। सो इसके पीछे का पहला रीजन हम बताएंगे, स्वाधीनता संग्राम का विरासत हासिल था कांग्रेस पार्टी को। क्योंकि जितने भी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन चले थे वो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से ही चलाए जा रहे हैं, तो इसका विरासत भी इसको मिला हुआ था। इसके अलावा प्रसिद्ध नेता भी इसमें शामिल थी और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाया था। जैसे कि जवाहरलाल नेहरू की हम बात करें, हम सरदार पटेल की बात करें या फिर और भी दूसरे नेताओं की बात करें, सब कांग्रेस पार्टी से ही जुड़े हुए थे। ज़्यादातर फेमस नेता कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे। जवाहरलाल नेहरू ने इसके कमान को संभाला, भारत में चुनाव प्रचार किए, अलग अलग जगह पे गए, कांग्रेस पार्टी की जो भी बातें थी वो लोगों के सामने रखा उन्होंने। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी एक सुसंगठित पार्टी थी। इसकी योजनाएं बिल्कुल लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखी जाती थी। जब कोई दूसरी पार्टी अपनी योजना बना ही रही होती थी तो उससे पहले ही कांग्रेस पार्टी अपनी योजना बना के लोगों के सामने रख देती थी। इसके अलावा चौथा पॉइंट आप बता सकते हो, सबसे पुरानी पार्टी, भारत की सबसे पुरानी पार्टी जो थी वो कांग्रेस पार्टी ही थी। इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला क्योंकि ज़्यादातर पार्टियां बाद में मतलब पार्टियां बनी और भी पार्टियां बनी, लेकिन वो काफ़ी समय बाद बनी थी। ये काफ़ी पुरानी पार्टी थी, तो इसके वजह से भी इसको फायदा मिला। इसके अलावा चौथा पॉइंट बता सकते हो, सभी वर्ग को समेटकर चलने की प्रकृति थी इसकी। कांग्रेस पार्टी में सभी वर्ग के लोग शामिल थे, गरीब, अमीर, जमींदार, ब्राह्मण, ठीक है, निचले तबके के लोग, सभी को इसने अपने पार्टी में समा रखा था। सभी लोगों को इसमें अपने पार्टी में जगह कांग्रेस पार्टी ने दे रखा था। तो इस वजह से सभी वर्ग के लोग इसको वोट देते थे, सभी वर्ग के लोग चुनाव में
इसको जिताते थे, आप ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो इन 5 कारणों की वजह से कांग्रेस ने 3 आम चुनाव में लगातार जीत हासिल की। उम्मीद करता हूं आपको ये पॉइंट्स भी समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति क्या है, इसका नेचर क्या है, किस तरीके से भारत में इसका वर्चस्व कायम हुआ, कैसा था इसका नेचर। ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है जिसमें एक पार्टी का प्रभुत्व रहा हो। दुनिया में और भी बहुत सारे मुल्क हैं जिसमें मतलब एक पार्टी का दबदबा रहा, कई सालों तक रहा। लेकिन बाकी मुल्कों में जो एक पार्टी का दबदबा रहा और भारत में जो कांग्रेस पार्टी का दबदबा रहा, मतलब एक पार्टी का दबदबा रहा, उनके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर है ना। भारत में जो कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहा वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के आधार पर ही रहा, लोकतांत्रिक आधार पर ही रहा। लेकिन दूसरे देशों में जो एक पार्टी प्रभुत्व में रही वो लोकतंत्र की कीमत पे कायम हुआ था, लोकतंत्र को खत्म करके उस पार्टी को सत्ता में लाया गया था, ऐसा आप समझ सकते हैं। जैसे कि कुछ देश, जैसे कि हम चीन, क्यूबा और सीरिया की बात करें, तो वहाँ के संविधान में ही एक पार्टी को ही शासन चलाने की अनुमति दी गई है, दूसरे पार्टी कोई है ही नहीं वहाँ पे। तो इस वजह से वहाँ पे एक पार्टी का प्रभुत्व कायम है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें म्यांमार, बेलारूस और इरीट्रिया की अगर हम बात करें, तो इन देशों में सैन्य उपायों के चलते यहाँ पे एक पार्टी का दबदबा रहा, है ना। अगर हम मैक्सिको, दक्षिण कोरिया और ताइवान की बात करें तो यहाँ भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा था। ठीक है, अब भारत में जो एक पार्टी का प्रभुत्व रहा वो इन सभी देशों से बिल्कुल अलग रहा। यहाँ पे लोकतांत्रिक स्थिति में एक पार्टी का प्रभुत्व रहा, है ना। चुनाव हुए, चुनाव में निष्पक्ष चुनाव हुए, बल्कि निष्पक्ष मतलब ये कांग्रेस पार्टी के पक्ष में नहीं था, निष्पक्ष हुए, लेकिन उसके बावजूद भी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती गई, है ना। और ऐसा ही हाल कुछ दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद समाप्त होने के बाद अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी उसकी भी ऐसी ही हालत थी। वहाँ पे भी कई दशकों तक इसी पार्टी ने लोकतांत्रिक स्थिति में अपना सत्ता स्थापित किया। तो ये आप कांग्रेस के प्रभुत्व की प्रकृति के बारे में आप बता सकते हैं। केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की जीत। देखिए 1957 में ही क्या होता है, कांग्रेस पार्टी को केरल में हार का सामना करना पड़ता है, हार का स्वाद चखना पड़ता है। और 1957 के मार्च महीने में विधानसभा के चुनाव हुए, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ने विधानसभा के लिए सबसे ज़्यादा सीटें हासिल की और 126 में से 60 सीटें उसको हासिल हो गई थी और 5 स्वतंत्र उम्मीदवारों ने भी इसको समर्थन किया था। इस वजह से केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई और दुनिया में पहला अवसर था जब कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई होगी, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी होगी, वो भी लोकतांत्रिक तरीके से, क्योंकि कहीं भी दुनिया में लोकतांत्रिक तरीके से कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार नहीं बनी थी। केरल एकमात्र ऐसा राज्य था जहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। लेकिन 1959 में क्या होता है, केंद्र सरकार ने यहाँ की जो मतलब सरकार है उसको सत्ता से हटा दिया, वहाँ पे आपातकाल की घोषणा कर दी, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब विवादप्रस्त मुद्दा भी रहा और पहली बार मतलब आपातकालीन शक्तियों का दुरुपयोग के तौर पे इसको देखा जाता है और काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का विरोध भी किया गया। ठीक है, तो ये केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना वाला टॉपिक आपका हो चुका है। ये फर्स्ट पार्ट की वीडियो थी, बहुत ही जल्दी सेकंड पार्ट की वीडियो आएगी और आपको पूरा चैप्टर उसमें कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो आप लोग दबा के कमेंट करो, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो ताकि मैं जल्दी से जल्दी सेकंड पार्ट की वीडियो आप लोगों के लिए ला दूँ, क्योंकि कमेंट मोटिवेशन देता है हमें। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, शेयर नहीं किया तो भाई शेयर जल्दी जल्दी करो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे रोशन भाई की वीडियो पे व्यूज़ आ सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को यूट्यूब पहुंचा सके। ठीक है, मिलते हैं फिर आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना ख्याल रखें।